नमस्कार, मेरे फिज़िक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिज़िक्स को इजी बनाना। आज ही हमारा 11th क्लास को लेके पहला वीडियो अपलोड करने वाले हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 से बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड काइनेमेटिक्स। पहले दो चैप्टर जो इस फिज़िक्स में अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसमें पहला चैप्टर तो केवल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है फिज़िकल वर्ल्ड नाम से। उसमें क्या फ़िज़िक्स होती है, बेसिकली हमारी फ़िज़िक्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कैसे रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं, वो सब अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी एक बार उससे हमें जाना पड़ता है। सेकेंड चैप्टर है यूनिट और डायमेंशंस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अगर अपन जी और नीट के लेवल की बात करें। तो देखो सीबीएसई में 11th क्लास बोर्ड क्लास नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इवन 12th क्लास के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 11th के यूज़ होते हैं और जो हमें पता भी होने चाहिए। थर्ड चैप्टर आता है, उसका नाम है मोशन इन स्टेट लाइन और यहाँ से हम काइनेमेटिक्स, एक ब्रांच होती है फिज़िक्स की, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक होती है स्टैटिक्स। उस ब्रांच में तो हम जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक्स फिज़िक्स में आती है, स्टैटिक फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या उसकी स्पीड है, कितने देर में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा उसको, क्या उसका एक्सेलरेशन है, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी जरूर करते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के मोशन का कोज क्या है, किस कारण से वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, वो हमारा कंसर्न नहीं रहेगा यहाँ पे। ये देखते हैं हम केवल कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन वो डीजल से चल रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, या आपने उसको धक्का दिया है, उससे हमारा कोई लेन देन काइनेमेटिक्स को पढ़ते टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से। इसका रीज़न एक तो यही है कि देखो, इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, वो सारे टॉपिक्स एक बार आपने पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। तो कुछ आप फेमिलियर हैं इन टॉपिक्स से, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों से आप एक बार पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं वो आपको थोड़े से फेमिलियर लगेंगे, इसलिए आपको 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा चैप्टर नहीं मिलने वाला। हाँ, ये दो चैप्टर जो अभी बताया मैंने आपको, ये थर्ड चैप्टर ये आता है। एक जीरो चैप्टर नाम से और हम देखते हैं, होने को तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन होता क्या है कि एक बेसिक मैथमेटिक्स नाम से एक जीरो चैप्टर अपन जनरली स्कूल्स में, कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है। वो चैप्टर में हमें बेसिक मैथमेटिक्स की पहले नॉलेज दी जाती है। कुछ तो उसमें हम रिवीजन करते हैं, जो हमने 10th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, 10th तक अलजेब्रा पढ़ी है। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं, वो तो 12th में या 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है। वो बच्चे क्या करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि उन मैथमेटिक्स की एक तो डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन और एक लॉगरिथम, ये 3 चीज़ें हैं जो हम उन्हें और पढ़ाते हैं बेसिक फिजिक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सारा कुछ डिटेल में तो जो मैथ के बच्चे हैं, जिन्होंने साइंस के साथ 11th में मैथ ऑप्ट की है, वो पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनको फिजिक्स तो पढ़नी है और फिजिक्स में उनका यूज़ होना ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो वो एक वीडियो रिक्वायरमेंट रहती है, यानी उसको लेके भी, बेसिक मैथमेटिक्स को लेके भी 2-3 वीडियो की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जनरली मैं देखता हूँ कि उन वीडियोज़ में बनने के बाद में जब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनको यूज़ करना होता है, तो हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो अगर हम साथ साथ उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को साथ साथ अगर अपन पढ़े इनके साथ, तो ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो ज़रूर इन बेसिक मैथमेटिक्स को लेके 2 या 3 वीडियोज़ है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, उन सबको लेके एक अलग से वीडियो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बना देंगे। अदरवाइज आज से हम 11th क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड आता है, मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मोशन का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? रेस्ट होता है।
मोशन का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? सबको पता है, रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग सब समझते हैं आप। क्या डेफिनेशन होगी रेस्ट की? जैसे अभी आपसे मैं कह दूं कि अभी मैं आपको क्या लग रहा हूं, मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? ठीक है, आपका आंसर सही रहेगा। आप यही कहोगे कि मैं सर आप तो रेस्ट पे हैं। ऑब्वियसली मैं रेस्ट पे लग रहा हूं आपको। पर अगर आपसे मैं कहूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं किस चीज़ पे खड़ा हूं, आप कहोगे सर आप अपने रूम के फर्श पे खड़े हो। ठीक है, मेरा फर्श कहाँ है? आप कहोगे सर रेस्ट पे। फिर मैं कहूँगा ये फर्श कहाँ टिका हुआ है, तो आपका आंसर होगा ज़मीन पे, यानी अर्थ पे। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अर्थ रेस्ट पे है या मोशन पे? आप तबाक से आंसर दोगे मोशन पे। अब मैं आपसे रिवर्स कंडीशन वापस लेता हूँ कि अगर अर्थ मोशन पे है, अर्थ पे मेरा फर्श बना हुआ है, तो अर्थ के साथ मेरा फर्श मोशन में नहीं है क्या? और फर्श पे कौन खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ। और जब अर्थ के साथ फर्श मोशन पे है और फर्श पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं भी मोशन पे हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं तो रेस्ट पे नहीं हुआ। पर इनिशियली आपने सबसे पहले क्या कहा था कि मैं रेस्ट पे हूँ, तो मैं तो मोशन कर रहा हूँ, मैं रेस्ट पे नहीं हूँ। तो अब ये रेस्ट की डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि इस तरह से अगर अपन इस एग्जाम्पल से समझे और इस एग्जाम्पल को रिलेट करें, तो पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल आपका रेस्ट पे नहीं होगा। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, और हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है वो एक मिल्की वे के अराउंड गैलेक्सी के अंदर मूव कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम बने हुए पूरे यूनिवर्स के अंदर, सब के सब कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं। कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। तो फिर हम ये रेस्ट वर्ड तो फिर यहाँ से गायब ही हो जाना चाहिए। रेस्ट वर्ड गायब नहीं होगा। एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट, ये रेस्ट वर्ड हो सकता है गायब हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी इस पूरी यूनिवर्स में ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह दें कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। वो क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, यानी बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रही है। ऐसी कुछ भी बॉडी नहीं है, सब के सब मोशन में है किसी ना किसी तरीके से। तो फिर हम ये रेस्ट का वर्ड हम कैसे पढ़ें? इसका मतलब तो अपन जितनी चीज़ें देख रहे हैं दुनिया के अंदर, सब रेस्ट पे, कोई भी रेस्ट पे नहीं है, सब के सब मोशन में है। तो हम कैसे डिफाइन करें? तो अब रेस्ट के वर्ड को डिफाइन करने के लिए हमने विथ रेस्पेक्ट टू, एक अच्छा सा वर्ड आता है, बार बार यूज होता है, WRT, विथ रेस्पेक्ट टू, यानी किसी की रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, विथ रेस्पेक्ट टू समवन और समथिंग। यानी अब हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे या मोशन में है उसका सिलेक्शन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देख के। बातें थोड़ी बड़ी सी लग रही है, अब इसको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देते ही आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इस बोर्ड को, तो इस कैमरे के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बोर्ड क्या है? रेस्ट पे है। और इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में मैं कैमरे की बात करूं तो कैमरा रेस्ट पे है। सिमिलरली इस कैमरे के लिए मैं रेस्ट पे हूं अभी के लिए, और मेरे लिए ये कैमरा क्या है? रेस्ट पे। अब एक सिचुएशन लेता हूं और उससे आप सब कुछ क्लियर कर लोगे कि क्या चीज़ रेस्ट पे है, क्या चीज़ मोशन पे। आप और आपके दोस्त बहुत रईस है, 12th में काफ़ी अच्छे नंबर 10th में काफ़ी अच्छे नंबर लेने के बाद आप काफ़ी रईस हो गए। आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छी खासी कार दिलवा दी कि बच्चा बहुत अच्छा नंबर लेके आ रहा है, प्रमोट होके आया है। ये 2000 अगर 2021 की बात करूँ तो वो तो स्कूल वाले कुछ नंबर देंगे, उस नंबर के बेसिस पे पास होके आगे आ जाएंगे 11th क्लास में। सोच समझ के साइंस लेना, इजी बहुत है, पर पढ़ने पे अगर नहीं पढ़ोगे तो इससे टफ सब्जेक्ट कोई नहीं है, और रेगुलर रहोगे पढ़ोगे तो इससे इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। तो आपका दोस्त, बिल्कुल एक ड्राइवर आपके पास है, पीछे आराम से दोनों बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने साइंस ली है, मैंने कॉमर्स ली है, मैंने ये करता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, बड़ा डिस्कशन चल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका दोस्त यहाँ बैठा है, आपके लिए वो रेस्ट पे है कि मोशन पे है?
आप कहोगे रेस्ट पे है क्योंकि वो तो मेरे बगल में बैठा है। आपका ड्राइवर आपकी कार को 100 km/h की स्पीड से दौड़ा रहा है, आप क्या कहोगे कि मेरा फ्रेंड मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। सिमिलरली आपके फ्रेंड के लिए आप भी क्या है, रेस्ट पे है। आगे जो ड्राइवर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में भी अगर आपको देखें तो आप दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन एक आदमी मान लो रोड पे खड़ा है, बाहर रोड के साइड में खड़ा है और उसके आगे से आप जब जा रहे हो और वो आपको देख रहा है, तो आप उसके लिए रेस्ट पे है या मोशन पे है। अपने फ्रेंड को कंसिडर कीजिए, आपके फ्रेंड को कंसिडर कीजिए, आपका फ्रेंड आपके लिए रेस्ट पे है, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ आदमी उसको जब देख रहा है चलते हुए, वो बाहर आदमी खड़ा हुआ है उस कार में बैठे हुए को वो देख रहा है, तो उसके लिए वो इस स्पीड से जाता हुआ लगेगा। क्योंकि जो कार की स्पीड है वो स्पीड आपकी है, आपके दोस्त की है। तो 100 km/h की स्पीड से आपको वो जाता हुआ दिखेगा, वो जो रोड पे खड़ा है। तो अब वही बंदा, आपका फ्रेंड जो आपके लिए रेस्ट पे है लेकिन बाहर खड़ा है, उसके लिए वो 100 km/h की स्पीड से एक मूविंग ऑब्जेक्ट बन गया, एक मूविंग बॉडी बन गई। और सपोज पीछे से एक कार आ रही है और वो कार 80 km/h की स्पीड से आपके पीछे पीछे चल रही है। उसका जो ड्राइवर है वो अगर आपके फ्रेंड को नोटिस करे, तो वो आप क्या देखता है, वो उसके लिए आपके फ्रेंड की स्पीड कितनी है, 20 km/h। 3 स्पीड हो गई आपके फ्रेंड की, आपके रेस्पेक्ट में 0, बाहर जो रोड पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में 100, पीछे से एक कार आ रही है 80 km/h की स्पीड से, उसके लिए वो 20 km/h। अब सपोज एक कार सामने से 80 की स्पीड से आ रही है, ये तो आपके पीछे से आ रही थी। अब मान लीजिए एक कार सामने से 80 km/h की स्पीड से आ रही है, उसके लिए आपका फ्रेंड, अगर वो आपकी फ्रेंड की तरफ ध्यान देगा तो उसके लिए वो आपका फ्रेंड 180 km/h की स्पीड से आता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी के लिए मान लीजिए कि आपका वो एक सिंगल फ्रेंड है, लेकिन उसकी स्पीड 0 भी है, उसकी स्पीड 100 भी है, उसकी स्पीड 80 भी है, 20 भी है, और उसकी स्पीड 180 भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रह सकता है और वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकायदा आपको ये देखना होता है कि किसके रेस्पेक्ट में उसको आप नोटिस कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में आप उसको देख रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये मैं रेस्ट पे हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैं रेस्ट पे हूँ, क्यों? क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं कंटिन्यूसली, मैं एक ही पोजीशन पे खड़ा हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा, तो आपने मुझे रेस्ट पे कहा, तो आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन अर्थ के बाहर से कोई मुझे देख रहा है, वो अर्थ के साथ साथ मुझे मोशन में होता हुआ दिखेगा, वो मुझे वो अर्थ के साथ साथ मोशन करता हुआ देख रहा है। मैं उसके लिए रेस्ट पे नहीं हूँ। अर्थ पे जिसे हैं उनके लिए मैं रेस्ट पे हो सकता हूँ। आगे समझ में? तो ये रेस्ट वर्ड आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब तो क्या होता है, जो बिल्कुल ही रेस्ट पे हो, जो किसी के रेस्पेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसे देखें हम, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, चाहे रेस्ट पे हो, तो उसके सबके लिए वो रेस्ट पे अगर है तो उसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट बोलते हैं, जो यूनिवर्स में मुझे लगता है मिलना मुश्किल है। तो फिर हम सिंपल रेस्ट वर्ड हमने क्या बनाया कि हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना है। किसी के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पर दिखेगा और किसी के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिख सकता है। फिर आता है ये मोशन का वर्ड, ठीक है। अब ये मोशन का वर्ड अपन पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर नाम क्या है, मोशन इन डायमेंशन। तो अब आप समझ में आ गया है कि मोशन का मतलब क्या हुआ। अब देखो, अब मोशन की डेफिनेशन आप खुद बनाइए उस एग्जाम्पल से, अभी वाले एग्जाम्पल से। जो आदमी बाहर खड़ा था, वो आपको देख रहा था कार में बैठे हुए, आपके दोस्त को कार में बैठे हुए देख रहा था। तो अब हो क्या रहा है कि वो आदमी ऐसे देख रहा है, ये आदमी खड़ा है, ये आपकी कार है, ठीक है। अभी आपकी पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में ये है, अब आपकी पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में ये है, अब आपकी पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में ये है, अब आपकी पोजीशन रेस्पेक्ट में ये, यानी आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार पोज कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन,
फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन। तो यहाँ एक डेफिनेशन बन सकती है मोशन की कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज आए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में चेंज आता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। When the position of an object is continuously changing with respect to time, then particular object, particular body is known as in motion. उसको हम मोशन में बोलते हैं। इसका रिवर्स कर लीजिए, और अगर ऐसा ना हो, टाइम चलता रहेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जैसे आप बैठे थे, आपका दोस्त बैठा था, घड़ी चल रही थी, टाइम 1 सेकेंड बीता, अभी भी आपका दोस्त वहीं बैठा है। 2 सेकंड बीता, अभी भी आपका दोस्त वहीं बैठा है। 3 सेकंड बीती, अभी भी आपका दोस्त बैठा है। 4 सेकंड बीती, अभी भी आपका दोस्त बैठा है। तो आपका दोस्त वहीं बैठा है, उसकी पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे बोलेंगे। वो ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट पे है, लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसके लिए उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए वो उसको मोशन में बताएगा, आप उसे रेस्ट में बताएंगे। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। और चेंज नहीं आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। अब देखो, मोशन 3 तरह का होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का नाम दूसरा क्या है, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, और रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ये होता क्या है 1 डायमेंशन? देखो, इस रूम को आप 3 डायमेंशन बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रूम एक रेक्टेंगल बना हुआ है। आपकी स्क्रीन अभी जो आप मेरे को देख रहे हो वो 2 डायमेंशनल बॉडी है, एक प्लेन पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यानी अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं एक प्लेन पे दिख रहा हूँ आपको, जबकि मैं अभी खड़ा होकर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हाथ का मूवमेंट है या मेरा मूवमेंट है वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये रूम एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स के अंदर, x, y और ये z, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की बात करूं मैं, इन कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, जैसे इस एक्सिस के अलोंग, केवल इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या केवल इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या केवल इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तीनों में से किसी एक एक्सिस के अलोंग ही अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट रहता है, उसका मोशन रहता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक कार अगर बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है किसी हाईवे के ऊपर, तो उसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन कंसिडर करेंगे। इस पेन को मैं फेंकता हूँ, ये पेन ऊपर गया और ये पेन वापस नीचे आया, जैसा गया वैसा ही नीचे आ गया, तो ये पेन अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है, और केवल y एक्सिस ही मूव कर रहा है। इसका ना तो x की वैल्यू है ना z की वैल्यू है। अगर ये ऐसे मूव करता, देखना, ये अगर ऐसे मूव करता तो इसकी x की वैल्यू भी आती और इसकी y की वैल्यू भी आती, लेकिन अगर वो केवल ऐसे मूव कर रहा है तो केवल x की वैल्यू है, ऐसे मूव कर रहा है तो केवल y की वैल्यू है, लेकिन ऐसे मूव कर रहा है तो x और y दोनों की वैल्यू है। और अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, और ये जो z आ गया है अब z की वैल्यू भी है। एक दीवार पे अगर छिपकली दौड़ रही है, एक दीवार पे अगर एक छिपकली दौड़ रही है तो वो 2 डायमेंशन मोशन कर रही है, क्योंकि दीवार एक प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस पे वैसे दौड़ती जा रही है।
लेकिन एक चिड़िया उड़ रही है इस रूम में, मान लो इस रूम में कोई घुस गया है और चिड़िया घुस गई है उस रूम के अंदर, उड़ रही है ऐसे चारों तरफ, तो वो इस रूम के तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रही है, एक्स को यूज़ कर रही है, वाई को यूज़ कर रही है, जेड को यूज़ कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका 3 डायमेंशनल मोशन है। छिपकली 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है। एक स्ट्रेट लाइन में कार चल रही है, वो 1 डायमेंशन मोशन कर रही है। ये पेन को मैं ऊपर फेंक दूँ वापस नीचे आएगा, ये भी आपका 1 डायमेंशन मोशन कर रही है। यानी अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है कि व्हाट इज़ द 1 डायमेंशन, व्हाट इज़ द 2 डायमेंशन एंड व्हाट इज़ द 3 डायमेंशन मोशन। अब ये जो 1 डायमेंशन मोशन है ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सॉरी थर्ड चैप्टर इसको बोलूँगा एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। ये हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ने वाले हैं पूरे, इसमें हमारा डायमेंशन केवल एक एक्सिस के अलोंग होगा, या तो एक्स एक्सिस होगी या वो वाई एक्सिस होगी। फिर 2 डायमेंशन मोशन जब आएगा तो 2 डायमेंशन मोशन का दूसरा वर्ड क्या बताया मैंने, मोशन इन प्लेन, कि आप एक प्लेन में मोशन कर रहे हैं, एक प्लेन सरफेस पे आप मोशन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन को मोशन इन प्लेन बोलेंगे। वो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं मोशन इन 3rd डायमेंशन, ठीक है। इसको लेके हमारे सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत है जो अपन 2 डायमेंशन वाले चैप्टर में ही साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल में मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है। चलिए अब सबसे एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा आपको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये भी हम बहुत यूज़ करने वाले, आज अपन थोड़ा बेसिक लेके चलते हैं क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी बार बार यूज़ होने वाली है, तो इनका कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अब है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान रखना। पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा, पॉइंट डायपोल वर्ड आएगा, ये पॉइंट लग के पॉइंट चार्ज एक वर्ड आएगा। ये पॉइंट लगने के आगे मीनिंग क्या होता है, पॉइंट लगने मीनिंग क्या होता है कि जैसे अपन यहाँ मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और डिस्टेंस इतनी ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, यानी उसका मोशन इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है कि उस ट्रेवल डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसकी खुद की साइज़ अगर अपन देखें तो वो काफ़ी कम मिलती है, और काफ़ी कम मिलती है इसका मतलब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे मान लो आप यहाँ से कार में बैठे, ये मान लीजिए आपका जयपुर है, और जयपुर से कार में बैठ के मान लो आप ये कोलकाता गए दीदी के पास, स्पेलिंग देख लेना भाई, कोलकाता आप देख लेना, मुझे ढंग से नहीं पता है ये डिस्टेंस एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, फिर भी आप मान लीजिए 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप अपनी नैनो कार में बैठ के गए हैं, नैनो से थोड़ी बड़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन नैनो कार ले लेते हैं क्योंकि प्लांट पहला बंगाल में लगने वाला था नैनो का, जो उस टाइम मना कर दिया, जो अब बाद में गुजरात में लगा। नैनो गाड़ी को आप लेके जाओगे और उसको कोलकाता लेके जाना है। अब 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कौन, नैनो मान लेते हैं, पता नहीं ये ट्रेवल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ठीक है, श्योर नहीं है, फिर भी अपन क्या है, अपन तो 2000 किलोमीटर ये है भी नहीं, अपन तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये 2000 किलोमीटर नैनो कार आपकी ट्रेवल करके यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो नैनो की खुद की आप साइज़ देखोगे तो कितनी होगी, मेरे ख्याल में 3 या 4 मीटर लेंथ होगी उसकी खुद की, 3 मीटर, मेरे ख्याल में 3 मीटर भी बहुत है, 3 मीटर मान लीजिए आप, एग्जैक्ट अपन कौन क्या करना जाके, 3 मीटर है। 3 मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज करूँगा तो क्या आएगा, 0.003 किलोमीटर आएगा। अब इस 0.003 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये नैनो कार, यानी खुद की साइज़ के कंपैरिजन में, खुद की लीनियर साइज़ के कंपैरिजन में जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करने वाला है, दैट इज़ 2000 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ से कोलकाता गए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप ये थोड़ी बोलोगे 2000.003 किलोमीटर हम चल के आए। ये 003 क्या काउंट करने लायक चीज़ है क्या, नहीं है ना, इसको इग्नोर कर दो, हटा दो। तो इस केस में आपका ये एक नैनो कार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई है। लेकिन अगर आप एक छोटे से बच्चे को उसके ऊपर बिठाओगे तो उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है वो,
वो तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस मामले में वो बहुत छोटा हो गया। तो उसकी खुद की साइज को हम इग्नोर कर देते हैं और इसको एक सिंपल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है, कोई डाउट नहीं है अपन को, क्योंकि हम तो अर्थ पर रहते हैं, हमें पता है अर्थ कितनी बड़ी है। कहीं घूमने जाना हो, यहाँ से थोड़ा अगर 100 किलोमीटर जाना हो तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, और कितनी अर्थ फैली हुई है। लेकिन जब अर्थ अपने ऑर्बिट के अंदर सन के चारों तरफ मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, वो सर्कुलर पाथ बहुत बड़ा होता है अर्थ की खुद की साइज से। सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है अर्थ की खुद की साइज से। तो ये बड़ी सी अर्थ उस केस के अंदर क्या बन जाती है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। तो मोशन, रेस्ट क्या होता है बता दिया, मोशन क्या होता है बता दिया, मोशन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन, मोशन 3 डायमेंशन बता दिया। मोशन के बाद क्या पढ़ा अपन ने? पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब मोशन के बाद आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये 2 बड़े अच्छे वर्ड है। पढ़ रखा आपने, पानी पी लेता हूँ मैं। पढ़ रखा आपने किस में? 9th क्लास में पढ़ रखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए जो आपको नॉलेज है 9th क्लास की। चलिए तब तक एक कमेंट कर दीजिए कि आपकी, अभी अपने कार का एग्जाम्पल लिया, तो आपकी बेस्ट कार कौन सी है वो कमेंट में एक बार लिख दीजिए। हाँ जी, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेसिक समझिए। ये आपका घर है, आपका घर, होम स्वीट होम। ठीक है, ये आपकी स्कूल है, लिख दो उसको सेकेंड होम। माथा मत पकड़ना आप, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सेकेंड होम होता है, या तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेकेंड होम होता है, या जिस बच्चे के बहुत सारे दोस्त होते हैं उसका घर पे मन लगता नहीं है, वो दोस्तों से मिलने के लिए स्कूल जाता है, या जिसको लगता है कि घर पे रहूँगा तो घर वाले बहुत सारा काम करवाएंगे, इससे अच्छा तो अपने दूसरे घर चले जाओ, स्कूल चले जाओ, वहाँ पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, वहाँ दोस्तों के साथ घूमेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे, उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड होम मैंने ले लिया आपका। आपकी स्कूल बस आती है आपके लिए, बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं आप सब, बड़े रईस लोग हैं आप। बस खड़ी होती है, अंदर से एक लंबा सा रेड कारपेट निकल के आता है, आपके नौकर चाकर रहते हैं, आपको बैग टंगवाते हैं, आपको टिफ़िन देते हैं, आपके साथ साथ छत्ता ले लेके हाथ में आपको बस तक छोड़ने जाते हैं, फिर बस में बैठते हैं आप, बस में बैठ के चल दिए। ठीक है, आपके होम स्वीट होम से, और ये चल के आप आए, ये एक रूट आया, ठीक है, तीसरा रूट आया, ये घूम के आपकी रोड ये आप पहुंच गए। ये स्कूल, ये होम से आप घर, अपने घर से स्कूल पहुंच गए। जाते वक्त कुछ इमरजेंसी हो गई आपके, आपने घर पे फ़ोन किया कि पापा मेरे को तो ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे को तो वो प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या किया जाए। भाई जब रेड कारपेट आपके लिए बिछा है तो हेलीकॉप्टर भी तो आपके लिए आ सकता है। बस एक कॉल पे आपके लिए हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर सीधा स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर गया, स्कूल की बिल्डिंग पे ये रहा और उड़ा सीधा आपके घर आ गया। अब यहाँ पे मैंने 2 पाथ ड्रॉ किए हैं,
यहाँ पे मैंने 2 पाथ ड्रॉ किए, एक इनमें से डिस्टेंस है, एक इनमें से डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल से ही आप समझ गए हैं कि क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है। सुनिए अब डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर बाय, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ आप जो मूव करते हैं, तो ये टोटल पाथ आप कवर करके, मान लीजिए आपकी स्कूल से ये आपका ए से बी आप जब गए थे वो 2.5 किलोमीटर है टोटल पाथ। अब हेलीकॉप्टर से बैठ के आप चले गए, अब ये तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो 2.5 है तो ये तो 2.5 से कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये जो आपको ए बी पाथ दिख रहा है या बी ए पाथ दिख रहा है वो मान लीजिए 0.5 किलोमीटर ही है। तो ये टोटल पाथ डिस्टेंस हो गई। ये टोटल पाथ क्या हो गई है? डिस्टेंस हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट, छोटे से छोटा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा पाथ कौन सा है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है कि नहीं है, या इससे शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप बता सकते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए कि हाँ इससे भी शॉर्टेस्ट पाथ है। 100 रुपये इनाम है उसके लिए। ओह मैं तो भूल गया, आप तो हेलीकॉप्टर वाले हैं, आपकी क्या 100 रुपये फ़र्क पड़ रहा है। चलो ऐसे शर्त लगा लेते हैं हार जीत की कि आप इससे शॉर्टेस्ट पाथ मुझे बता दीजिए ए से बी तक जाने के लिए। कोई नहीं। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्या ये कंडीशन सही है? क्या एक कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। हाँ, ये कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्टेंस कम आ जाए, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा कम मिलेगा या बराबर मिलेगा डिस्टेंस के। बराबर कब मिलेगा? बराबर ये कंडीशन है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ मूव किया है, वो ऑब्जेक्ट खुद ही अपने आप में स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं यहाँ चल के ऐसे आ गया, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ। तो अब मेरे लिए यही तो आपका डिस्टेंस है और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है और यही सबसे लंबा पाथ है उस पॉइंट पे जाने के लिए। अभी के लिए मैंने अगर, लेकिन मैं ऐसे आता हूँ, ऐसे घूम के ऐसे आता हूँ, तो उस केस में मेरा ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मूव करूंगा मैं तो मेरा वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्टार लगा के नोट कर लीजिए।
एक कंडीशन है जब आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, यानी कई बार क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाना पड़ता है, कई बार वो स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे आगे जाके, दोनों एक ही है, वो भी इसी सिचुएशन में एक बन जाती है, लेकिन उनमें भी वही डिफरेंस है, तो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, दिमाग रख लीजिए कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन ओनली वन सिचुएशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस। दूसरी चीज़, आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, चलिए इनका डिफरेंस का ये बना लेते हैं टेबल, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ये क्या हुआ, ये टोटल पाथ हुआ, टोटल पाथ, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये पोजीशन वर्ड एक आ रहा है जो अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसको भी अपन मीटर में ही मेजर करेंगे। यूनिट के अपने समझते हो ना आप, किसी भी चीज़ के आगे यूनिट लगाने मतलब सेंस देना है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 और 2, अब बताओ इसमें से मैंने 2 किलो आलू के लिए कौन सा यूज़ किया है और 2 मीटर के लिए कौन सा यूज़ किया है, तो इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप यूज़ करोगे क्या, साथ में यूनिट यूज़ करोगे, तब आपको किलो जाएगा कौन सा 2 आलू के लिए है और कौन सा 2 आपका स्केल के मीटर के लिए डिस्टेंस के लिए है। तो यूनिट क्या होती है ये, बाकी सेकंड चैप्टर आएगा पढ़ेंगे और सब कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। तो यूनिट आपकी इसकी मीटर में, क्योंकि इसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं, जैसे मास हम केजी में मेजर करते हैं, टाइम हम सेकंड्स में मेजर में करते हैं। ठीक है, वैसे लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था अभी आपको मैंने, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बड़ा चैप्टर है स्केलर वेक्टर को लेके, बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी मान लो फिजिक्स की रीड है स्केलर वेक्टर्स का पता होना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वेक्टर्स का 11th में एज वेल एज 12th में। 4th चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तब हम स्केलर वेक्टर का यूज़ करना शुरू करेंगे, तब हम स्केलर और वेक्टर का यूज़ करना शुरू करेंगे। अभी के लिए मान लीजिए कि वेक्टर वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शंस होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस होती है। नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देता हूँ। और स्केलर कौन से होते हैं, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया ए से बी। अब आपसे पूछो कि आप ए से बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप ही लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब ए से बी जाने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो शॉर्टेस्ट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो शॉर्टेस्ट है। आप ऐसे घूम के आओगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ऐसे घूम के आओगे तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ऐसे घूम के आओगे तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होगा और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी एक ही डायरेक्शन उसके पास है। तो इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन है और उसके पास मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ 0.5 मीटर आया था, तो 0.5 मीटर टूवर्ड्स लेट वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट मान लीजिए, तो 0.5 इन वेस्ट डायरेक्शन आप जाओगे, यानी अपने घर से आप वेस्ट की तरफ 0.5 मीटर चलो स्ट्रेट लाइन में, आप कहाँ पहुँच जाओगे, बी पे पहुँच जाओगे। ये मतलब हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई,
जिसके पास मैग्नीट्यूड ये, अब ये यहाँ घूम गया, फिर यहाँ घूम गया, यहाँ घूम गया, फिर यहाँ, इसके पास 1000 डायरेक्शन है जो बार बार चेंज हो रही है। तो एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसके पास नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड है कि यहाँ से यहाँ 2.5 मीटर आप चल के आए हो, यहाँ से यहाँ आप 2.5 मीटर चल के आए हो, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। ठीक है। चौथी चीज, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट इट कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस एग्जाम्पल से समझिए। ये मैंने x एक्सिस ले ली, अभी मैंने x y और z एक्सिस ली थी ना, तो मुझे पता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में केवल एक ही एक्सिस काम आने वाली है, तो मैंने x एक्सिस ले ली। ठीक है। आपको पता होता है ये ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन के इधर है, ये क्या होती है, पॉजिटिव x एक्सिस होती है, और इधर क्या काउंट होती है, नेगेटिव x एक्सिस काउंट होती है। इधर नेगेटिव x एक्सिस काउंट होती है। ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल से ले लीजिए, दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, यहाँ पहुँचा, ये मान लीजिए डिस्टेंस 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ ये 20 मीटर है। ठीक है। और फिर वो यू टर्न मारता है और वापस जाता है, यू टर्न मारता है और वापस जाता है, वापस यहाँ आके रुकता है। ये मान लो कितना है, 10 मीटर है। ये कितना है, 10 मीटर है। तो अब आपसे पूछे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आइडेंटिफाई करो, पहले आइडेंटिफाई करो कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर यहाँ चला गया, फिर यू टर्न, अभी उसका मोशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ आया, यू टर्न लेता है, वापस यहाँ आके अपनी जर्नी ख़त्म करता है। तो उसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, उसका फाइनल पॉइंट ये रहा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताइए। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस काउंट करोगे आप, केवल ये डिस्टेंस काउंट करोगे, नहीं करोगे? तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 0 पॉजिटिव चल रहा है, ये 0 नेगेटिव चल रहा है, ये कितना है माइनस, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -10 मीटर। यानी इस माइनस साइन लगते ही आपको ये कंफर्म हो गया है कि वो ओरिजिन के इस तरफ माइनस इस तरफ 10 मीटर पे वो खड़ा है लास्ट में आके। अगर पॉजिटिव 10 होता तो वो इस तरफ हमें मिलता, यानी यहाँ से स्टार्ट करता, 20 जाता और यहाँ रुक जाता +10 पे, तो वो ओरिजिन के इस तरफ है। -10 आंसर आया है, मतलब इस तरफ है। ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, -10, यानी नेगेटिव फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आया है। अब इसी ऑब्जेक्ट का अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितनी कवर की, इसी ऑब्जेक्ट के लिए मैं पूछूं कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करोगे, डिस्टेंस पूरी काउंट होती है, पूरा पाथ कवर होता है। 0 से लेके 20 मीटर गया, वापस 0 पे आया, तो वापस जब 0 पे आया तो कितना चला, वापस 20 चला। तो यहाँ से 20 मीटर प्लस 20 मीटर, यानी 20 + 20 + 10, तो डिस्टेंस कितनी आई, 50 मीटर डिस्टेंस आई। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -10 आया। आगे बात समझ में। तो आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, तब तो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, 0 ही है। ऑब्जेक्ट ने मोशन नहीं किया है। अगर वो मोशन करेगा, हल्का सा भी चलेगा, तो डिस्टेंस तो काउंट होगी और वो पॉजिटिव में काउंट होगी।
डिस्प्लेसमेंट देखो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मान लो इसका मोशन में यहाँ से यहाँ तक का पूछो आपसे, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ अपनी जर्नी ख़त्म करता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 20 आ जाएगा, तो पॉजिटिव प्लस का 20 आएगा। नेगेटिव आपने एग्जाम्पल में देख लिया कि कैसे नेगेटिव आता है। जीरो भी क्या आ सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकता है क्या? यही देख लीजिए आप। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ गया, जर्नी अपनी कंटिन्यू करता है, वहाँ से यू टर्न लेता है और वापस ओरिजिन पे ही खड़ा हो जाता है, जहाँ से स्टार्ट करता वापस वहीं आ गया, यही तो इसका इनिशियल पॉइंट, यही इसका फाइनल पॉइंट। अब आप बताइए इसी इनिशियल और इसी फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, कितना गैप आएगा? जीरो आंसर आएगा, कोई गैप नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो इन दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ ये डिफरेंस -10 का था, यहाँ डिफरेंस +20 का था, पर यहाँ ये डिफरेंस 0 का है। तो आपका डिस्टेंस तो काउंट होगी, डिस्टेंस तो 20 + 20 40 काउंट होगी, डिस्टेंस तो 20 + 20 40 काउंट होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 0 काउंट होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। एक एग्जांपल और है, सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, एक राउंड कंप्लीट करके वापस वहीं आता है, तो उसका डिस्टेंस तो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि यहीं से उसने स्टार्ट किया था और घूम के यहीं आया है। ये डिस्टेंस है, यही उसका डिस्प्लेसमेंट है। आगे समझ में? तो ये बेसिकली हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा लॉजिक है। एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको इनके बीच का डिफरेंस और क्लियर हो जाए, फिर अपन आगे वेलोसिटी और स्पीड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया जिसकी रेडियस r है, ये A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं, पर अगर जो बच्चा अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि 9th की बात मुझे पता है आपको याद नहीं रहती है, तभी तो आपको ये जो चीज़ें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये सब बातें आपको 9th में भी सिखाई गई थी, वो सारी की सारी बातें अब रिवाइज करवाइए, क्योंकि आपको कल का खाया हुआ याद नहीं है कि आपने क्या खाया था। ये डायलॉग हमें भी सुनने मिलता था, इसलिए मैंने भी आपको डायलॉग बांट दिया। देखिए अब इसमें आ जाइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए AB, ऑब्जेक्ट A से B मूव करेगा, ऑब्जेक्ट A से C मूव करेगा, ऑब्जेक्ट A से D मूव करेगा और ऑब्जेक्ट कंप्लीट 1 साइकिल करेगा। इन चारों सिचुएशन में आपको मुझे बताना है क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए A से B। अब आ जाइए, ये A से B ये रहा, तो अब ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है? 2πr है। अब आपको पता है कि इस सर्कल को आप ऐसे डिवाइड करोगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr है। कितना है? 2πr है। और ये A से B क्या है? इस सर्कल के सरकमफेरेंस का 4th पार्ट है, चौथा हिस्सा है। 1 2 3 4, 4th पार्ट हो गया इसका। तो ये टोटल का 4th पार्ट है, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr/2 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया, सॉरी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट पूछूं मैं आपसे A से B, तो अब आपको पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ काउंट होता है, तो A से B का शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, ये काउंट होगा। A से B का शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, ये काउंट होगा। ये कैसे निकालोगे? आपको पता है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या आएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका r√2। 2r² बनेगा, 2r² में r² जो है वो r बन के बाहर जाएगा और √2 बच जाएगा। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया?
ए से बी वो कितना आया r√2। आगे समझ में, ए से सी में आ जाइए, ए से सी की काउंट कीजिए। ए से सी देखो एक तरह से ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये एक तरह से पूरे सर्कल का हाफ पोर्शन है, यानी पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस की बात करो, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr है और उसका हाफ हिस्सा है कौन, AC। तो आपका आंसर क्या आया, πr। इस केस में मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट फिर कह रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल से, कहाँ खत्म करोगे, फाइनल पे। शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा, ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, डायामीटर सर्कल का जो रेडियस का डबल होता है 2r आ गया। AD की बात करता हूँ, ए से लेके डी तक आप जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, सर्कल का 3/4 हिस्सा कवर कर लेते हो, यानी टोटल 2πr है, उसका 3/4 पार्ट है कौन, ये ए से लेके डी तक। 2 कैंसिल, तो आपका 3πr/2 ये डिस्टेंस आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट फिर वही बात है, इनिशियल से फाइनल पे काउंट करना है, तो इनिशियल ये रही और फाइनल ये रहा, ये r है, ये r है, तो अभी देखा आपने r√2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, r√2 आ गया। अब साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब एक साइकिल कंप्लीट अगर हो गई है तो ये पूरा घूम के यहाँ आ चुका है, यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो गई, डिस्टेंस के बराबर हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहाँ घूम के ये आ गया, तो यही इनिशियल पॉइंट, यही फाइनल पॉइंट, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, कोई डिस्प्लेसमेंट इस केस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमने आज स्टार्ट किया है चैप्टर के बारे में, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन अभी नीट के, IIT के, इनके लेवल पे अभी नहीं बन रहे। स्पीड पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी पढ़ लेते हैं, एक्सेलेरेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे करने को। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, उनके टाइप्स है, ठीक है, और फिर उनसे लेके जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो पढ़ेंगे। जो बच्चे 9th के हैं वो भी ये टॉपिक देख सकते हैं, कॉमन टॉपिक है 9th और 11th का, डिटेल में बता दिया है 11th क्लास के हिसाब से, तो लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 11th क्लास के सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।